जन्म कुंडली में 12वें भाव में शनि हर्षित बलि हो जाते हैं और उस पे जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति के व्यय के साथ और उसके धर्म के साथ ही साथ उसके मोक्ष के साथ उसका न्याय होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भाव बलवान है, धर्म बलवान है, अर्थ बलवान है, काम कमजोर है। पति का भाव, पत्नी का भाव, पड़ोसियों का भाव, छोटे समाज का भाव, दिनचर्या का भाव, मोक्ष का भाव बलवान, क्योंकि इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में लग्नेश भी होता है, लग्न को देख रहा है। केतु जैसे मित्र के साथ बैठा है, केतु मंगलवत होते हैं। तुला राशि में मंगलदेव ठीक नहीं होते, लेकिन इस भाव का स्वामी अपने भाव से 5 घर आगे बैठा है, तो शुभ ग्रह की राशि बनी हो और वो अपने से 5वें घर में बैठ करके अगर पंचम भाव को देखता, अपने भाव से 5वें घर आगे बैठे हैं और उससे बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रेम मिल जाता है, कहीं ना कहीं से प्रेम उसको मिलता है। ये है धर्म, ये मोक्ष हो गया, मोक्ष भाव के स्वामी। धर्म, अर्थ भाव बलवान है, समाज बलवान है, सामाजिकता बलवान है, प्रतिष्ठा बलवान है, पिता बलवान है, पिता का यश बलवान है, पिता की संपत्ति बलवान है, आपका कारोबार बलवान है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास आनंद, गुजरात से। मेष लग्न की कुंडली है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, उच्चाभिलाषी शुक्र, नीचाभिलाषी शनि, उच्च के गुरु, स्वग्रही चंद्रमा, मंगल तुला राशि के और नवमांश वृष राशि का बना है, जहाँ पे नवमांश चक्र में गुरु सिंह राशि में, सूर्य अपने उच्च की राशि में, बुध अपनी राशि में, शनि शत्रु की राशि में 4 नंबर में, केतु मीन राशि में और शुक्र अपनी राशि में मंगल वर्ग उत्तम हो रहे हैं। वहीं दशमांशा चक्र में वृष लग्न का दशमांशा बनता है, जो यहाँ के धन भाव के स्वामी हैं वो यहाँ के लग्नेश हो रहे हैं। धन भाव में चंद्रमा दशमांशा चक्र में, शुक्र और बुध दशम स्थान में कुंभ राशि में, जहाँ एक ग्रह उच्चाभिलाषी हो रहा है और दूसरा नीचाभिलाषी हो रहा है। शनि जो हैं वो मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल तुला राशि में हर जगह, राहु के साथ नवमांशा दशमांशा चक्र में। सूर्य जो हैं वो मकर राशि में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं। गुरु राहु और केतु के प्रभाव में 12वें भाव में। ये एक छोटा सा मैंने आपका परिचय करा दिया कि ग्रह कहाँ कौन कैसे बैठे हैं। जन्म होता है जातक का पौष माह में, तो पौष माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो थोड़े मायावी होते हैं, है ना। मतलब उनमें माया होती है। जैसे परमात्मा ने माया बना दी, मुस्कुरा दिया, हमारे सामने जो भी चीज़ें सुंदरता दिखती हैं, जो भी चीज़ें हम सुंदर देखते हैं या जो भी चीज़ों से हम आसक्त होते हैं, वो भगवान की माया है। और ये माया बड़ी बलवती है, भगवान की ही तरह। और दरअसल ये माया है क्या? तो परमपिता परमेश्वर ने मुस्कुरा दिया, वही माया है। भगवान का मुस्कुराना ही माया है और उनकी मुस्कुराहट पे जो उलझ गया, समझ लो वो माया में उलझ गया। तो यहाँ पे ये स्वयं माया वाले होते हैं, इनकी माया मोह ममता में सामने वाला उलझ जाता है। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र, जैसे बुध, चंद्रमा, गुरु, यहाँ तक कि सूर्य भी बलवान हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन को शांत रखने वाले होते हैं या सामान्यतया बेहतर रखने वाले होते हैं, शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। इन ग्रहों का बल बढ़ जाता है। शिशिर ऋतु पे शनि का प्रभाव, इस वजह से कार्य क्षेत्र में विलंब होता है। गुरुवार को जन्मे हैं और देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली के धर्म भाव के साथ साथ 12वें भाव के अधिपति होकर के, लग्नेश के मित्र होकर के और चंद्रमा जैसे परम मित्र के साथ बैठे हैं। उच्च के गज केसरी और हंस दोनों ही राजयोग एक साथ बन रहा है। गुरु और चंद्रमा गजकेशरी, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा, ये बहुत उत्तम परिणाम देने वाले, जातक को यशस्वी। अब यहाँ पे जो सिद्धांत है जो आचार्य वराह मिहिर ने लिखा, लग्न से केंद्र में चंद्रमा है, गुरु के साथ चंद्रमा या गुरु से केंद्र में चंद्रमा,
जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह या लग्नेश केंद्र में, जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह गुरु केंद्र में, जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह सूर्य केंद्र में दिग्बली, और जन्म कुंडली के तृतीय और छठवें भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में दिग्बल क्षेत्र से युक्त होकर के सूर्य के साथ बुध जब बैठेंगे तो नवम, दशम और एकादशवें भाव, इन तीनों भावों में और लग्न में सूर्य बुध बड़े ही श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम करने वाले होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि सारे के सारे योग कारक ग्रह केंद्र में, सुख का अधिपति केंद्र में, भाग्य का अधिपति केंद्र में, पंचम का अधिपति केंद्र में, लग्न का अधिपति केंद्र में। अब क्या चाहिए? और मंगल इस कुंडली का लग्नेश होकर के तुला राशि में, यहां भी तुला में और यहां भी तुला में। ये कुंडली अरबों खरबों की मालकिन हो सकती है, एक ही बात है। और जब लग्नेश ही आपके वर्गोत्तम होते हो, मतलब आपका लग्नेश जो कि स्वतः आपकी कुंडली की संपूर्ण ऊर्जा का सार होता है, संपूर्ण जो साहस है वो आपके लग्नेश पे केंद्रित होता है, और वो अगर विकल नहीं है, अगर वो अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहा है, तो इतनी बात समझ सकते हैं कि व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का गुण, व्यक्ति का धैर्य, व्यक्ति की धर्म की स्थिति, ये सब बिल्कुल ही अनुकूल होते हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लग्नेश बलवान है, इस कुंडली का मालिक बलवान है। आगे बढ़ के बात करेंगे। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, और ऐसे चंद्रमा जब शुभग्रह हों, दिग्बली भी हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में चंद्रमा दिग्बली होते हैं, अपने क्षेत्र में पूर्णेंदु होकर के गुरु के साथ गजकेसरी योग लगा रहे हैं। और साथ ही साथ वो उस पे जरा देखेंगे तो किसी भी पापग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, कोई पापग्रह उन्हें नहीं देख रहा। केतु भी नहीं, राहु भी नहीं, शनि भी नहीं, मंगल भी नहीं, तो ये बच गए। तो अब जो थोड़ा बहुत उन्हें परेशानी हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि क्योंकि चंद्रमा और राहु और केतु जो हैं वो चंद्रमा के एक्सिस में हैं, या इनसे सप्तम स्थान में बैठे हैं, दशम स्थान में बैठे हैं, या चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। केंद्र में बैठ गए ना राहु केतु, इनसे चतुर्थ, इनसे दशम। तो ये चंद्रमा जब कभी बाह्य प्रभाव से प्रभावित होंगे, या जब कभी भी चंद्रमा की महादशा में राहु और केतु का अंतर आएगा, तो वो व्यक्ति के मानसिक शांति को अवरुद्ध करेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति का मन किसी भी स्थिति में अपनी शांति ढूंढ ही लेगा, और वो जहां से उसको सुख मिलता है वो उसको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। बेचैनी, बेपरवाही, परिवार का सुख कमजोर हो जाए, या कई बार टूट जाए, या कई बार परिवार का सुख न मिले, ये इस तरीके की परेशानी, क्योंकि आपका आध्यात्मिक पथ बड़ा उज्जवल है, इस वजह से कई बार परमात्मा उसका मार्ग उज्जवल करने के लिए और उस मार्ग को निरंतरता देने के लिए कई बार आपके परिवार के बीच में आपका मतभेद करा देते हैं। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र, ये बलवान नक्षत्र है, और सामान्यतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक बीमार नहीं पड़ते। पर इन्हें ये नक्षत्र शनि का है, जिसके अधिपति, ये तो नक्षत्र वैसे शनि का है, पुष्य नक्षत्र, पर वस्तुतः इसके जो स्वामी देवता हैं वो स्वयं साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र जो अधिपति हैं वो देवगुरु बृहस्पति हो गए। ओम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जब व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। कुशा की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके। ब्राह्मणों का, गायों का, ग्रंथों का, आचार्यों का आदर होता रहे, साधु संत सन्यासियों का, बजरंगबली की पूजा होती रहे, ठाकुर जी की पूजा होती रहे, है ना, चरणामृत भगवान का सेवन किया जाए। इसके साथ साथ तुलसी की माला ठाकुर जी को पूर्णिमा के दिन अर्पित किया जाए। पूर्णिमा के दिन ही शहद और दूध में पका हुआ खीर बना करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाए। इससे आपका मन और भी ज्यादा संतुलित और बेहतर होगा। जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, राहु और केतु के संपर्क में हैं। इस वजह से कभी कभी उनमें मतभेद भी देखने को मिलेगा। अगर यही मंगल किसी भी तरीके से शनि और राहु केतु के संपर्क में नहीं अगर होते, या जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव मारक होते हैं, ये मारक भाव है, तो लग्नेश सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, राहु केतु के संपर्क में आ जाएंगे, तो कई बार वो अपनी दशा काल में कष्ट भी देने लगते हैं। इस वजह से हमें मंगल में राहु केतु, मंगल में शनि, या मंगल में जब कभी भी इस दशा, ऐसी दशा चले, तो हमें अपने दाम्पत्य, अपना परिवार और अपने स्वास्थ्य के साथ अपनी दिनचर्या का विशेष ख्याल रखना होगा। तो मैंने कुशा की जड़ बताई है, ओम बृहस्पतये नमः बताया है। प्रीति योग में जन्मे लोगों को कई बार प्रेम होता है,
ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में शुद्धता, सात्विकता, कर्मठता बनी रहती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति ज्ञानी है और जियो और जीने दो के सिद्धांत को पालित करता है। मेष लग्न की कुंडली अकर्मण्य नहीं होती, यह साहसी और पराक्रमी होती है। यह रिस्पॉन्सिबल कुंडली होती है। जब तक इनके सारे काम बन न जाए तब तक ये व्यक्ति किसी को अपना काम हो रहा है, कर रहा हूं, सोच रहा हूं, विचार रहा हूं नहीं बताता है और नहीं बताना चाहिए। जन्म कुंडली में 12वें भाव में शनि हर्षित बलि हो जाते हैं और उस पे जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति के व्यय के साथ और उसके धर्म के साथ ही साथ उसके मोक्ष के साथ उसका न्याय होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भाव बलवान है, धर्म बलवान है, अर्थ बलवान है, काम कमजोर है। पति का भाव, पत्नी का भाव, पड़ोसियों का भाव, छोटे समाज का भाव, दिनचर्या का भाव, मोक्ष का भाव बलवान, क्योंकि इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में लग्नेश भी होता है, लग्न को देख रहा है। केतु जैसे मित्र के साथ बैठा है, केतु मंगलवत होते हैं। तुला राशि में मंगलदेव ठीक नहीं होते, लेकिन इस भाव का स्वामी अपने भाव से 5 घर आगे बैठा है, तो शुभ ग्रह की राशि बनी हो और वो अपने से 5वें घर में बैठ करके अगर पंचम भाव को देखता, अपने भाव से 5वें घर आगे बैठे हैं और उससे बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रेम मिल जाता है, कहीं ना कहीं से प्रेम उसको मिलता है। ये है धर्म, ये मोक्ष हो गया, मोक्ष भाव के स्वामी। धर्म, अर्थ भाव बलवान है, समाज बलवान है, सामाजिकता बलवान है, प्रतिष्ठा बलवान है, पिता बलवान है, पिता का यश बलवान है, पिता की संपत्ति बलवान है, आपका कारोबार बलवान है। धर्म, अर्थ, काम हो गया, काम भाव में शुक्र बैठे हैं और मोक्ष भाव में शनि जो कारक हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि कुंडली के बल कुंडली के पास हैं और जरा ध्यान से देखें तो 25 25 25 25 जोड़ देंगे तो 100 होगा। लग्न में राहु आपको क्या नहीं बनाते हैं? लेखक बनाते हैं, कवि बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, उसके बाद आपको पर्यावरण का हितैषी बना देते हैं, ब्राह्मण बना देते हैं, कभी क्षत्रिय बना देते हैं, कभी वैश्य बना देते हैं। मंगल है तो क्षत्रिय बना देते हैं। चंद्रमा अगर बलवान है तो व्यक्ति को वैश्य बना देते हैं। अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि है और सूर्य और गुरु आपस में और बुध एक दूसरे से केंद्र में है तो ब्राह्मण बना देते हैं और राहु ये सब करा रहे हैं। तो व्यक्ति के जेहन में व्यक्ति का जो चरित्र चिंतन है, व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसका जो गुण दोष है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे मिल रहा है। लेकिन अधिकतर मामले में वो सत्य बोलने वाला और मंगल की कुंडली लग्न पे होने के कारण, कई बार राहु केतु के संपर्क में होने के कारण थोड़ी जल्दबाजी रहती है। लेकिन मंगल तुला के हैं और मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, अपनी स्थिति को ग्रह अगर मेंटेन करे तो वो सबसे ज्यादा बलवान हो जाता है। इस हिसाब से इस कुंडली के लिए लग्नेश सबसे ज्यादा बलवान है। जरा ध्यान से देखेंगे, युति पे चर्चा करते हैं। यहां मंगल और केतु बैठे हैं, ये चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं। इनकी जो स्थिति है ये थोड़ी कमजोर है, मतलब ये युति उतना परिणाम नहीं करेगी। मंगल और केतु का जो फल रहेगा वो अपनी दशा अंतरदशा में थोड़ा सामान्य फल करे। यहां भी गुरु और चंद्रमा जो बैठे हैं वो चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं, इस वजह से इनकी भी दशाएं जो गुरु और चंद्रमा वाली होंगी वो गज केसरी का फल जरूर देंगी, है ना। गज केसरी का फल जरूर देंगी, हंस योग का फल जरूर देंगे, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना बलवान नहीं मिलेगा। 75% इनका परिणाम मिलेगा। वही हालत यहाँ पे सूर्य और बुध की है। तो चर प्रकृति की राशि में बैठे, इस वजह से इनकी भी दशाओं में जो करियर को लाभ मिलना चाहिए वो उतना न मिलकर के 75 से 80% तक का मिलेगा। क्यों? क्योंकि आचार्य जैमिनी ने एक सिद्धांत लिखा, मैंने इस पे कल भी कार्यक्रम में बात कही थी अपने कुंडली विश्लेषण वाले इसी चैनल पे, कि ग्रह अगर 2 ग्रह युति में हो तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन ज्यादा बलवान है या किसका फल मुझे ज्यादा मिलेगा। तो आपने जो ये बात देखी यहां पे, इसमें आपने क्या देखा? गुरु चंद्रमा एक साथ, सूर्य बुध एक साथ, मंगल केतु एक साथ। एक सिद्धांत के आधार पर कि केंद्र में ग्रह सारे भरे पड़े हैं, ये 100% अच्छी बात है। पर वो कितनी अच्छी है? तो 75% अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि जितने भी ग्रह की युति हो रही है वो दरअसल चर प्रकृति की राशियों में हो रही है। अगर यही युति यहां हो जाती या यहां हो जाती या यहां हो जाती तो ये 100% का 100% पक्का फल करने वाली होती। क्योंकि जो युति होगी, अगर वो द्विस्वाभाविक राशि में ग्रह बैठे होंगे युति में तो वो अपना संपूर्ण परिणाम देते हैं। अगर स्थिर राशि में बैठे हैं तो अपने 100% से थोड़ा कम, और चर प्रकृति की राशि में बैठ जाते हैं तो और भी उससे कम। मतलब आप इसे 25
50 और 75 कह सकते हैं, 100, 75 और 50 कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगर द्विस्वाभाविक राशि में ग्रहों की युति होती है तो वो पक्का 100% परिणाम करेगी। अगर चर प्रकृति में होती है तो 25% करेगी, और अगर स्थिर प्रकृति में होती है, स्थिर राशियों में युति होती है, तो वो 50% फल करेगी। तो यहाँ पे जो युतियों को मैंने समझाया है, अब एक बार और भी समझ लेते हैं। तो गुरु इस कुंडली के 9वें भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो व्यक्ति माता की खूब सेवा करेगा या माता का सुख उसे मिलेगा। उसका मन शांत है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल नहीं रही हैं। द्वितीय भाव का अधिपति जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठा है, केतु से दृष्ट है। द्वितीय भाव का स्वामी एकादशवें भाव में उच्चाभिलाषी, पीछे सूर्य बुध, इस वजह से व्यक्ति की वाणी बड़ी बुद्धिमान और प्रखर होनी चाहिए। पर केतु की दृष्टि के कारण और द्वितीय भाव पे मंगल के कारण और किसी भी भाव से तीसरे घर में पापक ग्रह का बैठना अच्छा होता है। किसी भी भाव से जब हमें इस भाव का बल निकालना होगा तो हम इस भाव का बल कैसे निकालेंगे कि इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा, तो एकादशवें अच्छा बैठा है, मित्र के साथ, मित्र की राशि में उच्चाभिलाषी, बहुत बढ़िया। पर केतु से दृष्ट है, इस वजह से अब वो भ्रम में चला गया। तो जब कभी भी शुक्र की महादशा में केतु का अंतर आएगा या केतु की अंतरदशा महादशा, शुक्र प्रत्यंतर महादशा जब कभी भी क्लैश करेंगे तो ये कई बार वाणी के प्रभाव को कमजोर करेंगे। दूसरा कि द्वितीय भाव पे लग्नेश सप्तम भाव में बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं और शनि की भी दृष्टि है। तो जरा ध्यान से देखें तो द्वितीय भाव के अधिपति एकादशवें में, उनके पीछे सूर्य बुध, इसका अर्थ है कि द्वितीय भाव यहां तो बलवान हो रहा है बड़े भाई छोटे भाई के मामले में, है ना, धन के मामले में, लेकिन इस भाव पे शनि और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रही है। कुटुंब होते हुए भी कई बार नहीं होते और कई बार व्यक्ति को अकेलेपन में जीवन बिताना पड़ता है। अब यहां से आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। लग्न का मान बना है 5 अंश का, इस वजह से यहाँ पे कई बार ये कमजोरी आ जाती है, या ये कहते हैं कि कई बार व्यक्ति के जबान लड़खड़ाए, वातावरण सही न मिले, लोग सही न मिले, और कई बार उनका इस्तेमाल होता है क्योंकि उनका मन गुरु और चंद्रमा के कारण स्पष्ट और साफ है। और इसी विषय का जो समाज है आपका वो लाभ उठाता है या लोग आपका लाभ उठाते हैं। मैंने बात कही थी कि किसी भी भाव के तीसरे भाव से उसका साहस देखा जाता है। यहाँ पे साहस इसका बिल्कुल ही कमजोर है, या ये कहते हैं कि एक तरफा है, या सिर्फ आप एक पक्ष को देख रहे हैं या किसी के सामने अपनी अच्छाई ही प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी अच्छाई का वो सामने वाला गलत इस्तेमाल उठाता है या करता है। लग्न में राहु 18 अंश के भरणी नक्षत्र में, इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में यात्रा होती है। और राहु जब वृश्चिक राशि में होते हैं या मेष राशि में होते हैं, लेकिन अगर भाव का अधिपति उन्हें देख रहा हो, शुभ ग्रहों से केंद्र में हो, तो वो राहु भी बुरे नहीं होते, अच्छे माने जाते हैं। अंश के आधार पर भी राहु के पास बल ज़्यादा है और अच्छा है। लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से यहाँ राहु भी बड़े ही श्रेष्ठ परिणाम करते हुए नजर आएंगे। द्वितीय भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना ये भी व्यक्ति को धनवान और सुखी बनाता है, जबकि जातक को वाणी से संबंधित समस्या भी देने वाला बना देता है। वहीं अगर शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि नहीं होती और द्वितीय भाव पे शनि और मंगल की दृष्टि नहीं होती, तो ये वाणी से संबंधित समस्या या जो बिछड़ाव है समाज का, लोगों का, कुटुंब का, वो नहीं होता। वहीं तीसरे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठना व्यक्ति बहुत हद तक, काफी हद तक ये कोशिश करता है कि वो किसी के ऊपर आश्रित न रहे, और निश्चित रूप से वो अपने पराक्रम को आगे बढ़ाता है। समाज में अपने पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए खूब सारी मेहनत भी करता है और अपने धन को पिता को देने वाला भी होता है। चतुर्थ स्थान इस कुंडली का बल और बलवान बल से युक्त है, इस वजह से वहां पे गुरु पुष्य नक्षत्र में 5 अंश के बैठे हैं, वक्री हैं, काफी हद तक उनका प्रभाव मिथुन राशि की तरफ भी जाएगा। इसका अर्थ है कि देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा काल में व्यक्ति से संपूर्णतया सुख वाले निर्णय तो देंगे, लेकिन कई बार पेट से संबंधित और कफ से संबंधित समस्या भी देने वाले बना देंगे, क्योंकि वहां पे चंद्रमा दिग्बली हैं, पुष्य नक्षत्र के हैं, 11 अंश के हैं, और चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में मंगल, चंद्रमा की दशा में मंगल का अंतर सुख देगा, पैतृक संपत्ति की वृद्धि करेगा, चल अचल संपत्ति की वृद्धि करेगा। उसी चंद्रमा में सूर्य का अंतर व्यक्ति को कंफ्यूज करेगा। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था, आचार्य पाराशर ने लिखा कि चंद्रमा के 7वें घर में अगर सूर्य होते हैं तो व्यक्ति अपने बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल नहीं करता, या कई बार वो निर्णय लेने में अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने सुख का, अपने परिश्रम का पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता है। वहीं चंद्रमा से बुध जब 7वें होते हैं तो व्यक्ति को तार्किक तो बनाते हैं, लेकिन निर्णय लेने में उसको दिक्कत होती है। वही बात जब वो किसी दूसरे को कह दे तो वो घटित हो जाए, लेकिन जब अपने ऊपर लागू करने चलता है तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठना, ये इससे बढ़िया राजयोग कुछ होता नहीं है, क्योंकि इससे ये आपको संततिवान भी बनाते हैं और कई बार ये आपको आगे बढ़ने की कला भी देते हैं। वहीं छठवें भाव के स्वामी का, तीसरे भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना व्यक्ति के कारोबार में और करियर में, सामाजिक प्रतिष्ठा में कई बार अवरोध पैदा करते हैं। तो ये बुध ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली के लिए बुधदेव और शनिदेव के साथ शुक्रदेव, ये तीनों ही बहुत अच्छे ग्रह के रूप में परिभाषित नहीं होते। हालांकि शुक्रदेव यहाँ एकादशवें भाव में बैठ करके सिद्धांत के आधार पर ये बात तो जरूर करेंगे कि बच्चे तुम्हें क्या चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तो शुक्र यहाँ पे अपनी दशा काल में व्यक्ति से उसके मनवांछित परिणाम को देने वाले बनेंगे। जबकि सप्तम स्थान के अधिपति हैं, अपने भाव से 5 घर आगे बैठे हैं, तो पत्नी का भी काफी हद तक सुख मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति बनी है वो पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण इस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, इस भाव के अधिपति पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। इस वजह से कई बार ये सप्तम भाव को कमजोर करते हैं और कई बार व्यक्ति को एकांत में लेके जाते हैं। अष्टम भाव के अधिपति का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना, लग्नेश का सप्तम भाव में बैठ करके वापस लग्न को देखना, ये विवाह के बाद भी व्यक्ति को कई बार विवाहेतर संबंध में लेके जाते हैं, या कई बार विवाह से पूर्व विवाह कटता पिटता सा रहता है। इसका अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति के पैसे दूसरों के जेब में होते हैं, जहां से उसको उसके ही पैसे के लिए उससे जी हुजूरी करनी पड़ती है। मतलब आपने कमाया, आपने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को दे दिया और फिर उसी व्यक्ति से आपको अपने पैसे मांगने में झिझक होती है, या फिर वो उस पैसे का मालिक बन जाता है। तो ऐसा ये मंगल कराते हुए नजर आ रहे हैं। नवम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे उसके आधार पर व्यक्ति धर्म करता है, तीर्थ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, और गुरु की दशा में संपूर्णतया उसका बल और मनोबल दोनों बढ़ता है। दशम स्थान इस कुंडली का बलवान है। विदेश जाना, अपने जन्म स्थान से दूर जाना, ये सब भी इस कुंडली को ठीक लेके जा रहे हैं। एकादशवें भाव में सप्तम भाव के अधिपति का बैठना इच्छाओं की पूर्ति, 12वें भाव में शनि का बैठना ये मनोवांछित परिणाम, और हालांकि उस भाव पे गुरु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति का व्यय नियंत्रित रहता है, धर्म नियंत्रित रहता है, और व्यक्ति पुराणों का अध्ययन करने वाला भी होता है। यहाँ रोक करके मैं आपको अब एक एक ग्रहों के नक्षत्र पे चर्चा कर दूं तो सूर्य आपको 12 अंश के बैठे हैं श्रवण नक्षत्र के। नवांश कुंडली में वो उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से सूर्य की दशा में धन, पैतृक संपत्ति और पड़ोसियों के साथ संतति का सुख मिलेगा। नवांश कुंडली में भी वो भरणी नक्षत्र के बैठ रहे हैं 19 अंश के, इस वजह से उनके पास विदेशी संपर्क भी है, और कई बार व्यक्ति अपने, हालांकि वहां पे शनि की दृष्टि जा रही है जो कई बार घर्षण भी कराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नवांश कुंडली में सूर्य के ऊपर मंगल, शुक्र और केतु, और साथ ही साथ गुरु का भी प्रभाव है और शनि की भी दृष्टि है। इस वजह से वो सूर्य कई बार आपको कंफ्यूज भी करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि फिर भी मैं एक बात कह दूं तो आपकी कुंडली में सूर्य की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर चाहे जैसी भी हो, आपके पद प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास आदि को बढ़ाने वाली बनेगी। लेकिन उस पर शनि की दृष्टि कई बार पिता से मतभेद, रक्त संचार की बीमारियां, नेत्र से संबंधित समस्या, कानों से संबंधित समस्या और पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति को पैदा करते हैं। वहीं चंद्रदेव दिग्बली हैं, पुष्य नक्षत्र में हैं। नवांश कुंडली में वो आपको मानसिक सुख देते हुए नजर आ रहे हैं। नवांश कुंडली में वो 17 अंश के स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में बैठे हैं। इस आधार पर जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, मैंने शायद गलत बिछा दिया है, चंद्रमा, यहाँ केतु नहीं है, चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा आप रख लीजिएगा। तो मंगल, शुक्र और चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है वो आपके सुखों को वृद्धि देने वाले बन रहे हैं, मानसिक सुख भी दे रहे हैं। मंगल तुला राशि में बैठे हैं लग्न कुंडली में, एक अंश 18 कला चित्रा नक्षत्र में। नवांश कुंडली में वो तुला राशि में, दशमांशा कुंडली में भी तुला राशि में। ऐसी अवस्था में विदेशी संपर्क, विदेश में जाना, कन्विंसिंग कैपेसिटी, फैशन को समझना, और आपको मंगल की दशा संपूर्णतया अच्छी जाने वाली बन रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रह अगर वर्गोत्तम हो तो संपूर्ण परिणाम देने वाला होता है, और आपको वो क्या कुछ नहीं देता है, बस आप सोच दीजिए। बुध जन्म कुंडली में दिग्बली हैं। दिग्बली क्या कहें, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, बहुत अच्छे प्रभावों में हैं, क्रिएटिविटी दे रहे हैं। मकर राशि में बैठे हैं 17 अंश के युवा होकर के श्रवण नक्षत्र में। नवांश कुंडली में वो ग्रह मिथुन राशि का बैठ रहा है, इस वजह से वो आपको संबंधों में ऊंचाइयां दे रहे हैं। और कम से कम इतनी बात तो पक्की है कि बुध आपकी कुंडली में थोड़े बहुत वात, पित्त, कफ, वाणी और उलझन भी दे रहे हैं। मतलब बुध इस कुंडली में कई बार रोगजनक या लंबी बीमारी देने वाला, कभी भी बीमारी ठीक ना हो ऐसी बीमारी देने वाले भी बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, पुष्य नक्षत्र के। नवांश कुंडली में वो उसी भाव में बैठे हैं, तो यहाँ भी उसी भाव में, यहाँ भी उसी भाव में,
और यहाँ पे जो बैठे हैं वो मेष राशि में बैठे हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के साथ साथ लाभेश होकर के। वृष लग्न की कुंडली के लिए उतने अच्छे तो नहीं होते, इनका बाहर रहना ही ठीक होगा। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति आपको कम से कम दाम्पत्य और परिवार के साथ साथ प्रोफेशनल करियर में थोड़ी बहुत कमजोरी गुरु की दशा में देखने को मिलेगी, लेकिन पर्सनल मतलब आपका और आपके दाम्पत्य का प्रभाव ये ठीक रखते हैं। इस कुंडली में गुरु कई बार धन हानि और लोगों को पहचानने में भूल भी करा रहे हैं, क्योंकि आपका हृदय पटल बड़ा साफ है। शुक्रदेव कुंभ राशि में बैठे हैं 0 अंश पे 57 कला धनिष्ठा नक्षत्र। नवांश कुंडली में वो 11 अंश पे बैठ रहे हैं अपनी राशि में। इस वजह से उनकी दशा आरंभ में थोड़ा कष्ट देगी, पर बाद में चलकर के वो अच्छी स्थिति को लेके जा रही है। हालांकि पत्नी के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार व्यय भी होते देखा जा रहा है, इसको ठीक रखना होगा। शनिदेव मीन राशि में, नवांश कुंडली में वो कर्क राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा में यश, प्रतिष्ठा, कारोबार, धन, विदेश गमन और समस्या को समझने की शक्ति के साथ तार्किकता भी बढ़ जाएगी। वहीं शनि आपको आपके कारोबार में बल देंगे और उस शनि की दशा में कई बार इच्छित वरदान की प्राप्ति भी होती है। राहु और केतु आपकी कुंडली में कई बार मतभेद और बहुत सारी चीजों में उलझा करके रखने वाले बन रहे हैं। क्लियर है? तो मैंने दशाओं के बारे में भी चर्चा कर दी और ग्रहों की डिग्री के बारे में भी चर्चा कर दी, नक्षत्रों के बारे में भी बात बता दी। अब आपकी कुंडली में आपका ध्यान विभिन्न वर्ग चार्ट पे लेके आता हूं। अब विभिन्न वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान लेके आते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे तो आपकी कुंडली में संतति से मतभेद और संतति को प्राप्त करने में मतभेद दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इस कुंडली में विद्या अध्ययन में भी कहीं ना कहीं मतभेद और रुकावट की स्थिति बन रही है। मानसिक सुख इस कुंडली का यहाँ पे जितना उत्तम आप देख रहे हैं, बाकी D60 चार्ट वगैरह में स्थिति थोड़ी कमजोर सी दिखाई दे रही है। वहाँ व्यक्ति का आत्मविश्वास और जहाँ से वो शुरुआत करता है अपने दिन की, वो बिगड़ा हुआ सा महसूस होता है, आलस्य से प्रभावित है। हालांकि ये कुंडली धर्म के मामले में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उत्तम परिणाम देने वाली बन रही है, या इस कुंडली का धर्म और अपनी जिम्मेदारियों के साथ धर्म का पालन करना, ये इस कुंडली की यूएसपी है और सबसे अच्छी बात है। अगर पूर्व के जन्म की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य का बल चंद्रमा से ज्यादा बलवान दिखाई दे रहा है, अंश बल के आधार पर, दृष्टि के आधार पर, षडबल के आधार पर। दृष्काण चक्र में ये जो ग्रह जाएगा वो जाएगा वृष राशि में, मतलब शुक्र के दृष्काण में जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की आत्मा पितरलोक से आई है और हालांकि ये कई बार वापस इसी मृत्यु लोक पे आने वाली बन रही है। आगे बढ़ के अगर बात करते हैं तो कौन सा ग्रह कितने प्रतिशत का परिणाम कर रहा है, तो सूर्य आपकी कुंडली में 100% का परिणाम कर रहे हैं, जबकि चंद्रमा 25% का परिणाम कर रहे हैं। मंगलदेव भी लगभग 25% से ज्यादा, बुधदेव 100% का परिणाम कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति थोड़े कमजोर यानी कि 25% से कम, शुक्रदेव 50%, शनिदेव 25% से भी कम, राहु और केतु 25% के करीब करीब फल दे रहे हैं। मतलब ग्रहों के पास बल की आवश्यकता है और उन्हें हमें देना होगा। इस अवस्था से बचने के लिए सूर्य को अर्घ, पूर्णिमा का व्रत, अपने कुल देवता की पूजा, अमावस्या के दिन दीपदान, नाग देवता की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा आराधना सेवा हो सके तो, और इसके साथ साथ अपने माता पिता की सेवा आराधना ये हो। गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन करें, भस्म मस्तक पे लगाएं, सफेद चंदन शिव जी पे लगाएं, लाल चंदन अगर हो सके या कुमकुम तो देवी मैया को अर्पित करें। इसके साथ साथ पान के पत्ते की माला देवी मैया को अर्पित करें। साथ ही साथ अगर हो सके तो प्रत्येक सोमवार को सफेद चावल निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण को दिया करें। ऐसा 5 से 7 सोमवार कर देना चाहिए। अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 2 अंक और 4 अंक सुखदायक होंगे। रंग गेरुआ और लाल अच्छा है, पीला भी पहन सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब और उत्तर की तरफ जाएगी। भवन जहां पे आप निवास कर सकते हैं तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, पूरब दिशा के मकान में आप आराम से रह सकते हैं, पूर्वी फ्रंट वाले पे। इसके साथ साथ इस कुंडली में जब कभी भी कोई शुभ कार्य करना हो तो गुरु की दशा में, सूर्य, बुध और शुक्र की दशा में भी किया जा सकता है। शनि की दशा में
मंगल और केतु का अंतर, शनि की दशा में राहु और शुक्र का अंतर कमजोर या कष्ट देने वाला बन सकता है। इस कुंडली में चंद्रमा के बाद मंगल आएंगे, बहुत अच्छी दशा रहेगी, जहां व्यक्ति का व्यापार, व्यक्ति का कारोबार और दाम्पत्य आदि आगे बढ़ेगा। संतति वगैरह से मतभेद इस कुंडली में थोड़े बहुत दिख रहे हैं। प्रेम तो हालांकि सबका आपको मिलता रहेगा, थोड़ा बहुत है इस कुंडली में, ऐसी कोई बात नहीं है ना। नक्षत्र के आधार पर भरणी, पुष्य, स्वाति, श्रवण, रोहिणी और हस्त, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। मित्रता सिंह और धनु वालों से होगी। शत्रुता ना करें मिथुन, तुला और कुंभ वालों से। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में व्यक्तित्व, आयु, कोई लंबी बीमारी नहीं है, पर हाँ, इस कुंडली में अगर बात करते हैं तो कई बार सास और ससुर ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं, ये बात भी दिखाई दे रही है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। दशमांसा चक्र में जो बात बनी है, वहां लग्न के अधिपति दशम स्थान में बुध के साथ बैठे हैं, जो पंचम भाव के अधिपति हैं। ये बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला बन रहा है। यहाँ पे जो स्थिति बनी थी, पंचम भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना, पंचम भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना, पंचम स्थान के स्वामी का स्वग्रही होना, आपका यश, आपका प्रेम, आपकी प्रतिष्ठा, आपके पराक्रम के बाद का परिणाम 100% आपको मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।